हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। याद होगा आपको, आपने लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश की होगी। आइए मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को। मैं नहीं चाहता आपको फालतू का बेवजह का समय बर्बाद हो। समय की अहमियत को समझो और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था हमारा ऐसे कि ए बी कोई बांड था। इसको हमने पता नहीं कौन सी एनर्जी दे रखी थी कि इसको पा करके ये थोड़ी देर के लिए ए डॉट बना और उसके बाद यहां पर ही साथ ही साथ में बी डॉट का भी फॉर्मेशन हो गया था। हमने बोला था कि सर ए डॉट को कोई एक एनर्जी आप पकड़ा दो। अब मतलब दे भी सकते ले भी सकते, भगवान जाने क्या हो रहा होगा, बट हमने क्वेश्चन ऐसे दे रखा था आपको। ए डॉट ने E2 एनर्जी को देख करके अपना हुलिया बना लिया था ए प्लस के जैसा, ठीक है। और बी डॉट को भी आपने कुछ ऐसी ही कोई एनर्जी दे रखी थी और इस एनर्जी को हमने नाम दिया था E3 और इस एनर्जी को पाने के बाद से ये बन चुका था माइनस के जैसा। दुर्भाग्य तो देखो इनका, हमने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर कि ये अभी भी क्रिस्टल के फॉर्म में थे और फिर पता नहीं कौन सी एनर्जी E4 को पा करके ये पूरी तरीके से टूट फूट जाते हैं। एक ए प्लस बनता है और दूसरा बी माइनस बनता है। मुझे पता है कि आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप जाओ एक बार पिछला वीडियो देखकर के आओ। प्लेलिस्ट में ही तो मैंने अपलोड कर रखा है इसको। तो जीओसी फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखे होगे तभी जीओसी का ये सेकंड पार्ट आपकी समझ में आने वाला है। आई बात समझ में? ओके, लेट अस स्टार्ट। समझते हैं यहां पर हम कि E1 कौन था, E2 कौन था, E3 कौन था और E4 कौन था। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैं इसकी बात बाद में करूंगा, थोड़ा सा रुक करके करते हैं। पहले E2 थोड़ा देखें। ये ए डॉट का मतलब एक उदासीन मुक्त मूलक है। वो आपको मैंने एक जमाने में बताया था। आपने अगर मेरा वो वीडियो सब देखा हो तीसरे का, तो मैंने आपको नीगा के बारे में समझाया था। ये नीगा क्या होता है? नीगा का मतलब न्यूट्रल यानी उदासीन। आई का मतलब आइसोलेटेड, अलग है, बिल्कुल सबसे अलग है, न्यूट्रल आइसोलेटेड। जी का मतलब गैसियस होगा, अच्छा वाह। और ए का मतलब एटम है। यानी आपके पास में अगर कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम हो और आप उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाना चाहते हो, तो नीगा की निगाहों के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी को आप देते थे उस एनर्जी का नाम था आयनाइजेशन एनर्जी। हिंदी होता है इसका आयनन विभव। कौन सा विभव? तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो आई बात समझ में? यानी कि मैं जिस E2 एनर्जी की बात कर रहा था, जिसको देने के बाद से ए डॉट ए प्लस में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, वो कोई और नहीं बल्कि वो E2 हमारे लिए आई ई हो जाएगा। आई ई का मतलब सर, तो आयनन विभव होगा या आयनन ऊर्जा होगा। ठीक है, तो आप इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नोट करते हुए चलना। आयनन ऊर्जा की इंग्लिश होती है आयनाइजेशन। सॉरी, नोट करो, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। बट यहां पर E3 का क्या मामला है? देवियों और सज्जनों, एक बात आपको समझना होगा। आपने अगर पीरियोडिक टेबल वाला पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे। अभी अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। अगर आप नीगा के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आप उसको कुछ ऊर्जा दोगे, ऐसे तो निकालेगा नहीं। वो ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। आपने जितनी ऊर्जा उसको दी, जितनी ऊर्जा पा करके वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, उस ऊर्जा के मान को हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। बोले तो उस एटम को आपने एनर्जी दिया और वो आयन में कन्वर्ट हो गया, तो फिर सिंपल सी बात है, वही उसका आयनन विभव हो जाता है। लेकिन हम E3 की अगर सोच रखते हैं
तो आइए मैं आपको उससे रूबरू कराऊं। तो जब कभी भी निगाह के अंदर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना होता था, इंसर्ट करने का मतलब आप किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो। क्यों? ऐसा करके क्या होगा भाई साहब, जरा समझो। अगर कोई परमाणु, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कोई परमाणु है, इस परमाणु के ऊपर अभी भी कोई चार्ज नहीं है, बोले तो ये उदासीन है। नॉर्मल अवस्था में तो ये उदासीन ही होता है। आई बात समझ में? यस सर, ऑफ कोर्स। तो आपने इस न्यूट्रल स्पीसीज को निगेटिव करने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है आपको इलेक्ट्रॉन लाके देना पड़ेगा। अब एक बात बताएं आपको, जैसे ही इस न्यूट्रल वाले को पता चलता है कि इसके घर इलेक्ट्रॉन आने वाला है, खुशियां ही खुशियां। बस ये इसको अपने पास बुलाता है, कहता है आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इतना ज्यादा खुश, इतना ज्यादा खुश, इतना ज्यादा खुश कि ये खूब ऊर्जा बाहर निकालता है, खूब ऊर्जा बाहर निकालता है। और जो ऊर्जा ये बाहर निकालता है ना यार, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा सर, क्या केवल यही नाम होता है इसका? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। इसको एक और भी नाम से आप जानते हो, वो नाम होता है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने इसके ऊपर पूरा पूरा वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हिंदी क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो कुछ और नहीं, जब आपने इस उदासीन परमाणु को निगेटिव बनाने की कोशिश की, यानी इलेक्ट्रॉन इसके जबाड़े के अंदर घुसने की कोशिश की है भाई, तो सिंपल सी बात है, आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया और वो खुश होकर के एनर्जी बाहर निकालता है। और जो एनर्जी वो बाहर निकालता है सर, वो एनर्जी कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। भाई साहब, मैंने उसका दूसरा नाम भी वहीं पर लिख रखा है, आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक। इलेक्ट्रॉन बंधुता, चलो इसको भी नोट कर लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको दोनों ही आना चाहिए। आप मुझसे पढ़ते हो, हिंदी को भी जानो और इंग्लिश को भी पहचानो, ठीक है सर। E2 और E3 तो समझ में आते हैं, ये E4 का क्या मैटर है? E4 का मतलब अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, ये कुछ और नहीं बल्कि ये आयनित होने के बावजूद भी अभी एक दूसरे से क्रिस्टल फॉर्म में, बोले तो लैटिस फॉर्म में, लैटिस की हिंदी होती है जालक, जालक के रूप में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको बताएं एक बात, अगर जालक का निर्माण करना है, कोई आयनिक स्पीसीज, यहां से आयन, यहां से आयन, सभी आयन इकट्ठे होकर के जब किसी क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस क्रिस्टल जालक के फॉर्मेशन के दौरान वहां पर वो कुछ ऊर्जा बाहर निकालते हैं। उसी ऊर्जा को हम नाम देते हैं जालक ऊर्जा, ठीक है। तो इस जालक ऊर्जा का क्या काम है भाई साहब? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, जब उस जालक का फॉर्मेशन हो रहा था तो कुछ ऊर्जा बाहर निकली थी, जितनी ऊर्जा उसने बाहर निकाली, आप उतनी ऊर्जा ला करके उसको दे दो, वो फिर से अपने जिंदगी जीना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि अगर आपने इसको इसका जालक ऊर्जा दे दिया, तो E4 कोई और नहीं बल्कि लैटिस एनर्जी था। कौन है ये? लैटिस, लैटिस एनर्जी, ठीक है, समझना जरा ध्यान से। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की हिंदी क्या होती है भाई? इसका अभी तो बताया आपको सर, जालक ऊर्जा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, वेट फॉर द मोमेंट, ठीक। तो जालक ऊर्जा हो गया, और इसी जालक ऊर्जा को अगर आप इसको दे देते हैं तो ये टूट फूट करके A+ और B- में ओरिजिनल वाले आयन बन जाएंगे। कैटायन का भी फॉर्मेशन हो जाएगा और एनायन का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। वेरी गुड। आइए अब इसके आगे यहाँ E1 की भी बात करते हैं।
मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। बंधन ऊर्जा या बंध ऊर्जा या आबंध ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर आप ये सोचते हैं कि किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसी को बंध ऊर्जा कहते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। आप पहुंच के नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। अगर आप मेरे जैसा सोचते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर के लिए अपने आप को आपकी जगह पे रख के देखा, तो मुझे लगा आप यही कुछ बताने वाले हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पहुंच भी जाते हो इस डेफिनेशन तक, तो मैं आपको बताऊं आपसे क्या मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक आपने ये किया कि आप यहां पर न्यूनतम बोलना भूल गए। न्यूनतम ऊर्जा, कुछ भी नहीं भाई, न्यूनतम ऊर्जा बोले तो ऐसी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए आपके पास। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है भाई। तो बॉन्ड एनर्जी कैसी एनर्जी है, तो एक मिनिमम एनर्जी है। कैसी मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, टू ब्रेक अ बॉन्ड। ठीक है, यानी कि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, ये वही ऊर्जा है जो हमारे लिए बंध ऊर्जा कहलाएगी। तो सर यानी कि ये आप बात कर रहे हो इवन की, यस ऑफ कोर्स माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एनर्जी एंड दिस इज हियर एज इवन, यानी बंध ऊर्जा या बंधन ऊर्जा है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस कोवेलेंट कंपाउंड को पहले बंधन ऊर्जा दिया या आबंध ऊर्जा दिया। इस आबंध ऊर्जा का क्या कॉन्सेप्ट है और थोड़ा संक्षिप्त में आपको समझाते हैं। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास में एक कोई एटम इधर है। नाउ लुक हियर प्लीज, एक एटम कोई मेरे पास इधर है और एक कोई दूसरा एटम इधर है। ये दो एटम अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे। इसका ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, दोनों ही अनस्टेबल टाइप के थे। अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने कसम खाई कि आओ हम एक हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब जैसा ही ये प्रोसेस चालू हुआ, ओवरलैपिंग इनके बीच में स्टार्ट हुआ। इस दौरान भयानक यहाँ पर तबाही मचती है, ऊर्जा खूब ज्यादा अमाउंट में यहां से बाहर निकलती है। ओहो हो, ये ऊर्जा क्या थी, यही तो वो ऊर्जा थी जिस ऊर्जा के निकलने की वजह से इन दो परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण हुआ है। बस इसीलिए इस ऊर्जा का नाम बंध ऊर्जा रख दिया गया है। तो बंध ऊर्जा उस जमाने में इसी तरीके से समझी गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा गया यही वो ऊर्जा थी, यही वो न्यूनतम ऊर्जा थी जिसको फिर से लौटा देने के बाद से ये दो परमाणु अपने अपने घर को वापस लौट गए थे। कहने का मतलब है भाई कि जैसे यहाँ पर ये जो ए बी था, अगर आप इसको इवन एनर्जी लौटा देते हो यानी बॉन्ड एनर्जी इसको दे देते हो, तो ये ए डॉट और बी डॉट में टूट जाते हैं। ठीक है भाई, ओके सर। तो इतना सा कॉन्सेप्ट हमारा था जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ रखा था, आपको होमवर्क के तौर पे दे रखा था। ठीक है, एक बार आप इसको जल्दी से नोट करना, फिर हम इसको और भी आगे बढ़ाते हैं। हैव ए स्क्रीन। आइए देखो, अब एक और भी आपको मैं नोट करने लायक बात बताता हूँ, समझना जरा ध्यान से। नोट कर लो, फिर अभी हम उस पर भी बात धीरे धीरे से पूरी वीडियो में उसको बनाने वाला हूँ। ठीक है, आई डोंट नो कौन सा ये नोट होगा, बट फिर भी जो भी नोट होगा आप उसके आगे प्रोसीड करना है इसको। ठीक है, नोट करने लायक बात ये है कि जब आप रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है बताते हैं, वेट वेट वेट। रिएक्टेंट की हिंदी होती है अभिकारक अणु। ठीक है, तो जब आप कभी भी अभिक्रिया कराने चलोगे तो आपके पास में ये रिएक्टेंट आएंगे, और जब आप इन अभिकारक को देखोगे तो ये अभिकारक आगे बढ़ते तो हैं, इनका मिशन होता है प्रोडक्ट तक पहुंचने का। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ भाई। प्रोडक्ट तक पहुंचने का इनका जो मिशन होता है
वहां पर बीच में कुछ और भी आएगा, जरा समझना। प्रोडक्ट की हिंदी क्या होती है भाई? तो प्रोडक्ट की हिंदी होती है उत्पाद। ठीक है सर, ओके। तो इस रिएक्टेंट से चल करके प्रोडक्ट तक पहुंचने के बीच में यहाँ पर कुछ माध्यमिक कण अवेलेबल आपको दिखाई देंगे। कुछ माध्यमिक यौगिक आते हैं और उन माध्यमिक यौगिकों को आप इंग्लिश में नाम देते हैं इंटरमीडिएट। नो, दिस इज नॉट इंटरमीडिएट क्लास, बट इट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार। देखो, कभी भी आप रिएक्टेंट को जानते हो, आपको प्रोडक्ट पता है, लेकिन इंटरमीडिएट में काफी चीजें हैं जो आपको सीखनी होगी। वो सब कुछ मैं आपको जीओसी के ही अंदर बताने वाला हूं। जैसे कौन कौन से वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आपको मिलने वाले हैं, आइए जरा समझाते हैं। कुछ कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, हर एक के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, स्टडी तो करेंगे, थोड़ा सा सब्र करो, वेट करो, इंतजार करो। इंतजार की घड़ियां हैं, काफी लंबी होती हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ बड़े आराम से। समझो, एक तो नाम आएगा आपके पास में कार्बो कैटायन। ठीक है भाई, कार्बोकैटायन हम पढ़ेंगे। फिर आपके सामने चल करके नाम आएगा कार्ब अनायन का। कार्बोकैटायन, कार्ब अनायन। ठीक है, इसका जब नाम आएगा तब वहीं पर आपको सुनाई पड़ेगा कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का। ठीक, उसी दौरान आपको ये भी नाम सुनाई देगा कार्बिन। बीन 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 कार्बिन, इसके भी ऊपर एक वीडियो पूरा पड़ेगा। ठीक है सर, कार्बिन के बाद में आपको सुनाई पड़ेगा नाम नाइट्रीन का। ठीक है, नाइट्रीन के साथ में आपको नाम सुनाई पड़ेगा बेंजाइन का। बेंजीन नहीं है ये, आप इसको बेंजीन समझने की भूल मत करना भाई, वो बेंजाइन है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। कार्बोकैटायन हमें पढ़ना होगा, हम कार्ब एनायन की भी बात करेंगे, हम कार्बन फ्री रेडिकल की भी बात करेंगे, हम कार्बीन की बात करेंगे, हम नाइट्रीन की बात करेंगे, हम बेंजाइन की बात करेंगे। नॉट बेंजीन, इट इज बेंजाइन। ठीक है, बट अभी इस समय हम आपको कुछ संक्षिप्त में इनसे भी बेसिक बेसिक बातें बताने को सोच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको सब कुछ पता रहे, जिसको लेकर के आप जीओसी के अंदर खूब ऐसो आराम के साथ घूम सको, मस्ती में झूमो यार, ताकि आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जरा मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ऑक्सीजन अपने सामान्य जिंदगी के अंदर कितने बॉन्ड बनाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये सामान्य जिंदगी में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है भाई, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। मान लीजिए मैंने एक सबसे बेसिक सा ले लिया यहाँ पर H2O का। मैंने कल भी बताया था H2O के बारे में, और आज मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। H2O आ गया। ठीक है, H2O के पास में अगर आप चेक करो तो इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आप बताओगे। तो आपका आंसर होगा कि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है। यस, ऑफ कोर्स 8 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। यस, ऑफ कोर्स ऐसा ही कुछ है। यानी कि आउटर मोस्ट के अंदर आपने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर लिख करके दिखाता हूं आपको। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पर 2 यहाँ पर बचे हैं, 2 यहाँ पर बचे हैं, 4 5 6। दिखे आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन्स? ये कोई बॉन्ड नहीं है भाई, ये तो बस मैंने एज इट इज दिखा रखा था। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके थे, ऑक्सीजन के। अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर झपट्टा मार के बैठे हैं भैया। ठीक है, समझे जरा इसको। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
कौन से इलेक्ट्रॉन्स? बंधी या आबंधी इलेक्ट्रॉन। अब यार देखो, जब इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए, ये बॉन्ड भी ऑलरेडी बना चुके हों और उसके बावजूद भी कुछ पेयर के इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में अवेलेबल हो, तो इन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं लल्ला लोन पेयर। नो 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 नो, ये मैं बोलता हूं, इसको आप एकाकी युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को आप क्या नाम दोगे? एकाकी युग्मित इलेक्ट्रॉन या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन का, एकाकी युग्मित इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या इंग्लिश होती है इनकी सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पता होना चाहिए आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपसे नॉर्मल स्टेट में पूछूं कि जरा बताओ भाई, इस वाटर के पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर आएगा सर यहां पर एलपी की संख्या है 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई आपके पास में? तो सर हमारे पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस के पड़े हुए हैं। और यहां अगर युग्मों की बात करें, युग्म मतलब पेयर की बात करें, तो पेयर के वो इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, ठीक है। अभी तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं और आपसे मैं पूछूं कि आप ये बताओ कि यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहां पर इसका हाइड्रोजन है, एक है, ठीक, और हमने क्या किया है, इसके ऊपर ऐसे माइनस चार्ज लगा दिया है, ठीक। अब आप बताओ यहां पर लोन पेयर कितने होंगे? तो कई बार कुछ जन ऐसे होते हैं आप में से जिनको इस बात का काफी भ्रम लगा होता है कि अगर माइनस चार्ज आता है तो माइनस चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है। भाई साहब ऐसा तो नहीं होता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट मान करके चले हो आज तक, तो आप अब से अपना नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ठीक है। मैं बताता हूं, इसको जरा समझने की कोशिश करना। देखो क्या हुआ होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यही इनका बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींच करके लाया, ठीक है भाई। अभी इस कंडीशन में यहां पर अगर आपसे मैंने पूछा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो आप यहां पर एक नोट लिखना। नोट क्या लिखना है? नोट जबरदस्त नोट है, करोड़ों का नोट है भाई। अगर, नोट कर लो भैया, अगर हो, हाँ, अगर एक बॉन्ड कम होके या कम होकर माइनस चार्ज आता है, तो लोन पेयर में एक ऐड कर देना। क्या मतलब है, आओ समझाते हैं। अगर एक बॉन्ड कम होकर के माइनस चार्ज आता है, तो लोन पेयर में एक प्लस कर देना, ठीक है। जरा समझो, यहां पर इसके पास में कितने लोन पेयर थे? तो सर 2 लोन पेयर थे। अभी अचानक से आपको ये पता चला कि इसने जो 2 बॉन्ड बनाने की अपनी साजिश रची थी, आज वो फेल हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन आज 2 बॉन्ड तो नहीं बना रहा, बस एक ही बॉन्ड बना रहा है ना। यस, यानी कि बॉन्डिंग में एक की कमी हो चुकी है और उसके साथ में यहां पर माइनस चार्ज आ चुका है। तो इस कंडीशन में अगर आप चेक करोगे तो लोन पेयर की संख्या 3 हो जाएगी। और मैं इसको थोड़ा सा और भी फील कराता हूं, जरा समझना इसको गौर से। यही है ना आपका वो ऑक्सीजन, पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास में? सर आउटर मोस्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं, 1 2 3 4 और फिर इधर 5। चलो यहां पर एक दिखा दिया 6। सर थोड़ा सा और भी इसको गाढ़ा कर दो, ठीक है, लो भैया कर दिया। अच्छा यहां पर इसने तो शेयर कर रखा है, ठीक है, यहां पर इनकी लाइफ मस्त चल रही है, नो प्रॉब्लम। अच्छा अभी तो ये ठीक है, अभी तो ये न्यूट्रल है, बट जैसे ही ये कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेकर के आया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेस में लेकर के आया ही होगा और देयर आफ्टर इसके ऊपर यहाँ पर ये माइनस चार्ज चढ़ चुका होगा, ठीक है। इसी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन कहीं और से ये लेके आया है, बस इसी इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ पर इसके ऊपर माइनस चार्ज आया। अब यहाँ पे आप चेक करके बताओ कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखे। तो सर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो जब कभी भी एक बॉन्ड कम होकर के माइनस चार्ज आता होगा, तो उस कंडीशन में आप बताओगे कि यहां पर लोन पेयर की संख्या एक और बढ़ चुकी है। आओ एक और भी एग्जांपल लेते हैं, जरा जबरदस्त एग्जांपल से सामना करो, देखते हैं कि कितना आता है आपको, ठीक है।
नाइट्रोजन, हाँ हाँ भैया, नाना पाटेकर है। इस नाना पाटेकर की एक खूबी मैं बताऊं, ये नाना पाटेकर अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन को रखता है। टोटल होते कितने हैं सर? 7 होते हैं। बाहरी को उसके अंदर 5 होते हैं। 5 होते हैं तो ये बॉन्ड कितने बनाते हैं मैक्सिमम? तो ये मैक्सिमम बॉन्ड नॉर्मल, जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आता है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये 3 बॉन्ड बनाने का शौकीन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाने का शौकीन? तो सर ये 2 बॉन्ड बनाने का शौकीन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाने का शौकीन? तो सर ये 3 बॉन्ड बनाने का शौकीन। ठीक है, 3 बॉन्ड इसको बनाना चाहिए था, लेकिन कभी कभार ये अपने इस डिसिप्लिन से बाहर चला जाता है। कभी माइनस लेकर के आता है, कभी प्लस लेकर के आता है। आओ समझते हैं जरा इस चीज को। मैंने एक प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल ले लिया NH3 का। नाम तो सुना होगा इसका, अमोनिया, NH3। ठीक है, अब यहां जरा समझना, इसका फिगर किताबों के अंदर ऐसा दिखता है। ठीक है सर, थोड़ा और भी बेहतरीन बनाओ। क्या करोगे, मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है। ठीक है, इस हिसाब से ये आया। ठीक, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, और 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स और ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ करंट टाइम पे कितने लोन पेयर हैं? तो सर एक लोन पेयर है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहां आपसे पूछा कि आप बताओ NH2 और यहां माइनस है, अभी इस कंडीशन में इसके पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्या बताओगे? तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना, ये ट्रिक आप लगा देना। सुपर ट्रिक है यार, सुपर ट्रिक, कहीं पर भी फेल नहीं हो सकता। लो, ले जाओ, गारंटी है हमारी। अगर एक बॉन्ड कम होकर के माइनस चार्ज आता है, तो लोन पेयर में एक और जोड़ देना, एक और संख्या बढ़ जाएगी। अभी कितने लोन पेयर थे यहाँ पर? तो सर एक था। अभी देखो, ये 3 बॉन्ड बनाने का शौकीन आज कितने बॉन्ड बना रहा है? तो सर 2 बॉन्ड बना रहा है। जब 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी एक बॉन्ड में कमी आई है और साथ साथ यहाँ पर माइनस चार्ज आया है। तो बस इस कंडीशन में यहाँ पर 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो आपको लोन पेयर पहचानने आना चाहिए। फिर अभी हम बात करेंगे आगे वैकेंट ऑर्बिटल की। अभी पहले आप लोन पेयर वाले कॉन्सेप्ट को जरा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आओ आओ आओ, साथ में आओ, कुछ और भी एग्जांपल्स हम करेंगे। लोन पेयर आपसे हम उगलवा के रहेंगे यार। देखो यार, कैसे नहीं आता है लोन पेयर का कॉन्सेप्ट, समझो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक और एग्जांपल ले रखा है, RNS2। ठीक है, RNS2, आप जरा गौर से समझो। तो एक यहां पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर। भाई इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो सर 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन थे, हमने मान लिया, समझ लिया, आपकी भावनाओं को समझते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां पर देखने की इच्छा रखते हो। एक बात बताएं आपको, कभी भी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को करोगे, यकीन मानो यार, वो कभी भी लोन पेयर नहीं दिखाने वाला है। तो लोन पेयर को मन की आंखों से देखना पड़ेगा, और जब मन की आंखें आपकी चलेंगी, काम करेंगी, तभी जाकर के आप समझ पाओगे कहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आने वाला है या फिर कहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। कई बार लोग आते हैं, बोल करके जाते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। समझ में नहीं आता भाई कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आई नो, अभी मैंने बताया ही कहां है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। ठीक है, तो अभी करंट टाइम पे आपको यहां दिख रहा होगा कि सर यहां तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, वेरी स्मार्ट लोन पेयर है भाई, एक लोन पेयर है। ठीक है, लेकिन सर अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि यहां पर RNH है और यहां माइनस है, अब बताओ यहां पर कितने लोन पेयर आएंगे? वेरी सिंपल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नोट बताया था, अगर बॉन्ड वहां पर कम हो रहा हो, एक बॉन्ड कम हो रहा हो और एक माइनस चार्ज आता हो, तो यहां चेक करो, ऐसा ही तो हो रहा है। पहले ये कितने का शौकीन? सर 3 का शौकीन। कितने बना रखे अभी इसने? 1 2 बनाया, यानी एक की कमी आया, और एक की कमी के साथ साथ माइनस आया। बोले तो आया आया आया, एक और लोन पेयर आया। ठीक है, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की पूरी लड़ी लगा देंगे, जरा समझना इसको ध्यान से। CH4 की मैंने बात कर दी। अब बताओ भाई, CH4 के पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आपका आंसर आएगा सर 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे मैंने कह दिया, और जरा समझते हैं। ये रहा कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई?
सर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। बताओ भैया सबके सब बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब सबके सब बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो फिर फालतू का तो कोई बचा ही नहीं, और जब फालतू का नहीं बचा तो फिर कहाँ का लोन पेयर, यानी कि जीरो लोन पेयर। खिला दो इसको लालमोहन, ठीक है, बोले तो 0 0 0 0 लोन पेयर, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर एक बॉन्ड कम करके इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसका नाम अभी आपको आगे पता चलेगा, इसको हम बोलते हैं कार्बेनायन। कार्बेनायन की अगर आपसे किसी ने बात कर दी और आपसे पूछा गया कि अब बताओ इसके पास में लोन पेयर कितने हैं, तो टेक्निक को याद करना कि सर ये तो 3 बॉन्ड बना रहा है, बनाता कितना है ये, सर 4 बनाता है। इसने अपनी जिंदगी के चौराहे पर 4 ये जो चौराहे की ये राहें थी, देखना इसने छोड़ दिया, एक को इसने त्याग दिया और एक माइनस एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे केस में इसके ऊपर ओहो 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 1, और 1 का मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी होगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि कहीं पर भी ऐसा ही होगा नहीं, हर बार तो मैंने नहीं कहा। आओ एक और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, स्पेशल एग्जाम्पल है, लेकिन अभी जो मैंने नोट दिया आपको वो तो सुपर ट्रिक है भाई, वो कभी फेल नहीं हो सकता। जरा समझना, अगर कोई आपसे कहता है कि यहाँ पर सर बोरान आ गया है और यहाँ हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, अब बताओ यहाँ पर कितने लोन पेयर, जरा चेक करके आराम से एकदम दिल और दिमाग हाथ में रख करके, ये कैसे होगा सर, दिल तो यहाँ पर है। अरे भैया आई नो दिल है कि मानते नहीं, आप दिल को वहीं रहने दो, दिमाग को यहाँ रहने दो। कुछ लोग का यहाँ घुटने में होता है, नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, आपका यहाँ होना चाहिए, कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए। अगर बगल अगर देख रहे होगे ना, छोड़ दो देखना, पढ़ लो यार, पढ़ लो, ठीक है। खैर छोड़ो, हमें यहाँ पर आपको उपदेश नहीं देना। बोरॉन को तो जानते होगे, बोरॉन, यस। एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो बोरान का सर 5 होता है, यानी कि 2,3 कह सकते हो आप इसको। यस, ये तो बच्चों वाला हो गया, यस बच्चों वाला, ये भी करना है, कौन से भी हमको बहुत ज्यादा ISPCS देखना है भाई, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, आने दो टाइम, ठीक है। देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, क्या इसके पास में लोन पेयर होगा, तो कतई नहीं होगा। कितने लोन पेयर है भाई अभी, तो 0 लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसका जमाना पलट गया और इसके पास में कुछ इस हिसाब की चीजें बन जाती हैं। कैसी चीजें बन जाती हैं सर, इस हिसाब से। अब ये मान लीजिए कि 4 कितने सर, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है। मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, तो बताओ भैया इसके पास में लोन पेयर कितने होंगे, तो अभी भी इसका आंसर हो जाएगा 0 लोन पेयर। ये क्या हो गया सर, अभी तो आपने कहा कि माइनस आएगा तो लोन पेयर ना हो, ऐसा मैंने कब कहा भाई, मैंने ये बताया कि माइनस का मतलब लोन पेयर नहीं होता। माइनस का मतलब लोन पेयर तब होता है जब एक बॉन्ड कम हो करके उसके बाद माइनस आए, ठीक है। जैसे यहां पर 3 बनाने का शौकीन 2 ही बनाया है, 1 की कमी आई और फिर माइनस आया है, तो फिर यहां पर हमने एक लोन पेयर और ऐड करके दिखाया, ठीक। अच्छा आओ तुमको एक और एग्जांपल से हम मुलाकात कराते हैं, जरा समझना ध्यान से। अगर आपके पास में कुछ इस टाइप का, शाहरुख खान बुला दिया मैंने, शाहरुख खान को देखो, ये तुमको देख रहा, तुम इसको देखो, ठीक है भाई। जरा समझना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये सल्फर, शाहरुख खान नहीं भैया, सल्फर है, राइट। तो सल्फर के पास में यहाँ पर ऐसे चमकते चमकते ये 2 कान है, कान नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बोले तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी आपको कितने दिख रहे, अगर इतना सिंपल ही अगर आपसे पूछना होता तो फिर मैं आखिर ये बनाता ही क्यों, ठीक है। फिर भी अभी तो है, अभी तो हम बच्चे हैं, खेलेंगे, खेल में ही तो सब कुछ सीखना है हमें, ठीक है। तो जरा समझना है भाई, ये तो मैंने दिखा रखा है, बट अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे वो दिखाएगा नहीं, वो आपसे सीधे सीधे बुलवाएगा, बोलेगा चलो बताओ कितने हैं लोन पेयर, तो अभी आप सीख लो, फिर आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी सल्फर के पास में जब ये 2 बॉन्ड बना के बैठा है तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में झलकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाता है
एस के ऊपर एक माइनस आता है एस एच। अगर आपसे अभी मैंने पूछ लिया कि चलिए बताइए अभी इसके पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तो बहुत सिंपल है भैया, चेक करो क्या इसने दो की टेंडेंसी से छुटकारा पाया है, यानी एक बॉन्ड कम बनाया है। यस ऑफ कोर्स ऐसा ही हो गया, एक बॉन्ड इसने कम बनाया है, और जब बॉन्ड में कमी आए, एक बॉन्ड की कमी, उसके साथ में माइनस चार्ज, एक लोन पेयर और बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे सर? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस आपको लोन पेयर काउंट करना आ गया, मुझे पता चल गया। अब आप यहाँ पर इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो। जरा इसको भी फटाफट नोट करो, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। ओके, अब जरा समझो। अब यहां पर हम बात करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल की। कौन से ऑर्बिटल की? वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है भाई? तो वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब खाली खाली रूम है, खाली खाली कमरा है भाई। तो खाली खाली कमरे की बात कहां से आ गई भाई साहब? क्या कर सकते हैं हम? तो देखो, मान लो अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे फिर से नीचे लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे कि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, समझना जरा। वैकेंट ऑर्बिटल, हम इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब खाली खाली कमरे होंगे। आओ आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया CH3Cl, CH3Cl। क्या आपको ये बात पता है कि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है? यस ऑफ कोर्स कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और इस कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर यहाँ क्लोरीन है जो कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यस सर, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं तो सही कहता ही हूं और आप सही बताते भी हो, तो ठीक है भाई। तो आने वाले कल में ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा ही जाएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। और अगर ये ऐसा करता है तो ये Cl माइनस बन करके यहां से निकल जाएगा। ये सारी बातें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और डिटेल में करनी है। अभी हमें बस शॉर्ट में इसका वैकेंट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझना है, और जरा समझते हैं इसको। तो कार्बन यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन। जरा देखो, क्या इसके वहां अभी थोड़ी कमी आ चुकी होगी? यस सर, कमी तो आ चुकी होगी। कैसे कमी आ गई भाई? कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर किया था, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया था। आज अचानक से इनके वहां पर भयानक तरीके से चोरी हो गई, तो अभी इसका ये वाला रूम खाली हो जाएगा, और जब खाली हो जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन 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 एक बात गौर से समझना भाई, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि हर बार अगर पॉजिटिव चार्ज दिखे तो आप कह करके आओगे कि सर वहां पर तो वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी ना मैंने आपको बताया। कॉन्सेप्ट की बारी तो अब आती है। कॉन्सेप्ट के तौर पे नोट लिखना। नोट बोले तो सुपर डुपर नोट होता है, ये सुपर ट्रिक है समझने की। समझो जरा, नोट हमारा ये होगा, अगर क्या भाई, अगर एक बॉन्ड कम होकर, एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देना। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट होगा। मतलब अगर एक बॉन्ड कम हो जाए, अगर एक बॉन्ड कम होकर, यहां पर छूट गया, अगर एक बॉन्ड कम होकर के पॉजिटिव चार्ज आता है तो एक वैकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देना, ठीक है। जरा समझो, क्या यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल था? क्या इसका कोई कमरा खाली था? तो बिल्कुल नहीं खाली था। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ कि सर ये तो 4 बॉन्ड बनाता है। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा। बट अभी अभी क्या हो रहा है सर? अभी तो एक बॉन्ड की कमी हो रही है, और अगर एक बॉन्ड की कमी हो और साथ में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आप बताओगे यहाँ कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं? तो सर एक यहाँ पर वो है। वो कहने का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब वो, यस सर, वो नहीं नहीं, वो नहीं, ये वो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अच्छा, जरा ये बताओ, मैंने एग्जांपल ले लिया NH4+, NH4+, वाह,
ठीक है भैया। अब मैंने आपसे पूछ लिया, चलो बताओ यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होंगे या नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है सर। तो नाइट्रोजन तो यहाँ पर 3 बॉन्ड ही बनाता है, और अभी क्या हो रहा है, 4 बॉन्ड बनाया है इसने, 4 बॉन्ड तो बनाया, साथ में पॉजिटिव को भी लेके आया। तो इसका भी आप चाहो तो यहाँ पर एक नोट मार दो। नोट क्या है, अगर एक बॉन्ड ज्यादा होकर, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप अभी समझ लिए ना, आगे बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएंगे। अगर एक बॉन्ड ज्यादा होकर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो 0 वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो 0 वैकेंट ऑर्बिटल होता है, मतलब वहां पर कमरा बिल्कुल खाली नहीं होगा। तो बोले तो 0 वो मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। आई बात समझ में। तो यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में एक वैकेंट ऑर्बिटल मिल चुका था। अच्छा सर, जरा आप यहाँ पर बताओ यहाँ क्या चल रहा होगा। ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर फिर से हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ क्या इस बार यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा। भाई कुछ तो आप में से कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे वाह 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 वाह, पॉजिटिव का दर्शन हो गया, बोले तो वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया। कतई नहीं, ऐसे पाप मत करना। आप पहले आप नोट को पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। नोट हमारा क्या कहता है, अगर एक बॉन्ड ज्यादा होकर के पॉजिटिव चार्ज आता है तो 0 वो मतलब 0 वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, आई बस समझ में। अब भी आपको धीरे धीरे सब कुछ सीखते जाना है। कर लो इसको भी, पूरी दुनिया मुट्ठी में करनी है आपको। चलो अब कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। जल्दी जल्दी में हम हाइब्रिडाइजेशन को सीख लेते हैं थोड़ा। हाइब्रिडाइजेशन में उतनी डिटेल वाला नहीं बताने वाला आपको, मैं आपको ऑर्गेनिक वाला हाइब्रिडाइजेशन जो फटाफट आपसे हो जाएगा। चलो देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर देते हैं भाई साहब। ये हड़बड़ाइजेशन नहीं, ये हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन की हिंदी क्या होती है सर, हिंदी तो भूल ही गए आप। नो, ये होता है संकरण। ठीक है, अब जरा समझाओ मुझे कि क्या कभी भी संकरण पाई बॉन्ड बनाता है क्या। अरे कभी नहीं सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बनेंगे तो वो तो सिग्मा का ही फॉर्मेशन करेंगे। हाइब्रिड को सिग्मा पसंद है। ठीक है भैया, तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलो देखते हैं, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। sp sp2 sp3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp sp2 sp3। ठीक है, ये खास तौर से कार्बन वगैरह के केस में नाम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सुना ही पड़ेगा। तो कभी नाम आएगा कि सर ये तो sp कार्बन है, कभी नाम आएगा सर ये sp2 कार्बन है, कभी sp3 कार्बन है। कैसे पहचानोगे आप इनको, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। आपको सिग्मा बॉन्ड पहचानने आता है क्या। सिग्मा मतलब बोले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आ जाओ बताते हैं तुमको भैया। देखो सिग्मा बॉन्ड को इस तरीके से दिखाते हैं, सिग्मा बंध इनका नाम होता है। खास तौर से बच्चे इनको ऐसे समझ लेते हैं कि भैया जहां जहां पर सिंगल बॉन्ड वहां वहां पर सिग्मा बॉन्ड, बट ये हमेशा थोड़ी ना सही होता है। ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा, अगर दो करीनाओं के बीच में एक सिंगल बॉन्ड नजर आए तो इसका मतलब यहां पर एक सिग्मा होगा। अगर दो करीनाओं के बीच में एक लाइन ऐसे दिखे और एक और यहाँ पर लाइन आ जाए, बोले तो ये डबल बॉन्ड बन जाए, तो इस कंडीशन में यहां पर एक सिग्मा एक पाई होगा। ठीक है, अगर यहां पर इन करीनाओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए तो यहां पर एक सिग्मा और 2 पाई होगा। यानी कि सर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई, तो ये फिर एक सिग्मा है। कोई सा भी सिग्मा कोई सा भी पाई हो सकता है, बशर्ते आपको इतनी बातें ध्यान में होनी चाहिए। तो क्या सर हर बार हम केवल
इनको सिग्मा को देख करके ही ये हाइब्रिडाइजेशन बता लेंगे। तो भाई साहब ऑलमोस्ट केसेस के अंदर आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताता हूं। H बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, H बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, केंद्रीय परमाणु के ऊपर लोन पेयर को पता कर लेना और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पता कर लेना। सिग्मा बॉन्ड्स काम हो जाएगा आपका। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल होता है वो भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और सिग्मा बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। देखो एक बात और भी पते की आप नोट कर लो, जब कभी भी H की वैल्यू 4 आए तो H की वैल्यू का 4 आने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अगर 4 सिग्मा इसने बना रखे हैं, सिग्मा कितने, मान लो भैया अभी हम इसकी लोन पेयर वाली बात को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। जो सामान्य तौर पे आपको चीजें दिखाई देनी है वो मैं पहले बता दूं। अगर मान लो कभी कोई आपके सामने 4 सिग्मा आते हैं तो 4 सिग्मा का मतलब 1 सिग्मा S के नाम और 3 सिग्मा P के नाम। ठीक है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सर sp3। बाय द वे अगर H की वैल्यू 3 हो जाती है तो 3 होने का मतलब मान लीजिए एक सिंपल सा केस हमने इमेजिन किया कि वहां पर सिग्मा बॉन्ड का आपको वैल्यू 3 मिलता है, तो आप कैसे इसको डील करोगे सर, 1 सिग्मा S के नाम 2 सिग्मा P के नाम, मतलब कि यहां हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है सर, अगर H की वैल्यू यहां पर 2 आ जाए, भाई साहब ये H हाइड्रोजन वाले नहीं, ये H हाइब्रिडाइजेशन बोले तो हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं। ठीक है, ओके सर, H बराबर 2 हो गया। H बराबर 2 बोले तो दो सिग्मा बॉन्ड अगर आपके सामने नजर आते हैं तो एक सिग्मा S के नाम दूसरा सिग्मा P के नाम, बोले तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आइए आपको कुछ एग्जांपल से मैं आपको अवगत कराता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर इस तरीके का बॉन्ड एक बना रखा है, जरा समझना गौर से भाई साहब। तो फॉर्मेशन की हम बात कर रहे चले हैं, यहां इस तरीके से हमें ये दिखे। अब जरा आप बता दो, बताओ कि यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो भाई साहब करीना अपने जिंदगी के चौराहे पर 4 बॉन्ड बनाती है, यहाँ कितने बॉन्ड आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो सर 2 और 1 3, यानी कि एक और यहाँ पर भिखमंगा आ जाएगा, बोले तो हाइड्रोजन चला आएगा। यहाँ पर बताओ 2 बन चुका है, एक इधर बन चुका है 3, यानी एक हाथ अभी भी इसका खाली है। ठीक है, उस हाथ में यहाँ पर ये हाइड्रोजन चला आएगा। यहाँ चेक करके जल्दी से बताना भैया, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 हाथ खाली हैं इनके हाथ पकड़ने के लिए हाइड्रोजन चला आया है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लगाने आता है क्या? यस सर, 1 2 3 4, ये यहाँ तो यार कोई वैकेंसी नहीं खाली है। आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, 3 ही बॉन्ड बनाया, एक और बना लेगा, हो गया काम। अब जरा यहाँ चेक करते हैं इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो कैसे पता करेंगे, चेक करेंगे सिग्मा बॉन्ड को। चलो सिग्मा को चेक करते हैं भाई। सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, और ये वाला तो पाई होगा। ये कैसे पता चला भाई? अभी तो बताया, यदि 2 करीनाओं के बीच में ये 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा है और एक पाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करो टोटल इस कार्बन के हवाले कितने सिग्मा, तो सर 3 सिग्मा का मतलब एक S के नाम और 2 P के नाम, बोले तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा। यहां चेक करना भाई साहब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा यहाँ पर, तो टोटल कितने सिग्मा इसने फॉर्म किए हैं, तो सर 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, यानी कि इसका भी एक S के नाम 2 P के नाम sp2 हो जाएगा। ठीक है, आओ इसको जरा चेक करते हैं। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, यस सर, सिंगल बोले तो 4 के 4 सिग्मा है। तो चारों के चारों जब सिग्मा हो गए तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सर 4, यानी कि एक S के नाम और 3
पी के नाम, बोले तो sp3 हो जाएगा। इस कार्बन की बात करते हैं सर, कितने सिग्मा इसने बनाए, एक सिग्मा यहाँ पर बनाया, एक सिग्मा यहाँ पर, दो दो यहाँ पे पाई हो गए। ओ हो, टोटल बोले तो कितने सिग्मा सर, दो सिग्मा। अभी भी तो बताया भाई, जब दो दो सिग्मा हो तो एक एस के नाम हो जाएगा और एक पी के नाम हो जाएगा। यहाँ भी चेक करो सर, यहाँ एक सिग्मा इसने बनाया, एक सिग्मा यहाँ बनाया, तो इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल सा होता है हाइब्रिडाइजेशन चेक करना। आगे हम बहुत ज्यादा कई सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। जरा जल्दी से आप यहाँ पर एक और भी एग्जांपल करके दिखाओ। चलो चलो, आओ 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 करके दिखाओ। जैसे मैंने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग को बुला दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बेंजीन आ चुकी है। अब जरा इनको गौर से घूर घूर के मत देखना, इज्जत से देखो इनको। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जरा मन की आंखों से भी काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। बताओ यहाँ पर, यहाँ हर कोने में करीना छिपी है या नहीं छिपी है सर? बिल्कुल छिपी है, कोने कोने में करीना है। करीना बोले तो कार्बन है, ठीक है। यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है क्या बात? हाँ हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन छिपा होगा, इनके दिलों में हाइड्रोजन छिपे होते हैं। हम इनके दिलों से इनके हाइड्रोजन को जरा बाहर निकाल के देखते हैं। चलो ठीक है सर, निकाल लिया। अब यहाँ पे बताना, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? कैसे चेक करेंगे सर? एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ये तो पाई हो जाएगा। टोटल कितने सिग्मा सर? तीन सिग्मा। तीन सिग्मा का मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। यहाँ पर चेक करो सर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा यहाँ पर। बताओ इसने कितने सिग्मा बनाए? तो सर तीन सिग्मा। तीन सिग्मा का मतलब इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। इस वाले की बात करते हैं, इस वाले कार्बन ने भी एक सिग्मा यहाँ बनाया, एक सिग्मा यहाँ बनाया और एक सिग्मा यहाँ बनाई, तो पाई है। फिर से वही हाल हो जाएगा, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऐसे कर करके आप सबका चेक कर लेना। बेंजीन रिंग के अंदर सबके साथ में वही व्यवहार होता है, सबके सब sp2 हो जाते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में क्या? लेकिन अगर मान लो हमने इसका ये हाथ तोड़ दिया और इसके हाथों में ये CH3 पकड़ा दिया, अब मैं आपसे पूछूं कि चलो इसका बताओ, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? तो अब आप ये गलती मत करना कि ये तो रिंग से जुड़ा है तो इसका sp2 हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? चेक तो करो, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा यहाँ पर। टोटल बताओ कितने सिग्मा? तो सर चार सिग्मा, और चार सिग्मा का मतलब एक s के नाम, तीन p के नाम, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। बहुत सही, कर लो इसको भी नोट, आगे हमें अभी बढ़ना है। एकदम मजा आ जाने वाला है यार। लो एक और भी एग्जांपल जरा सॉल्व करके तो दिखाओ, देखते हैं कितना आया तुमको भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं। जरा बताना, इधर नाइट्रोजन है क्या? इधर यहाँ पर ये क्लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है क्या आपको? ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये भी हाइड्रोजन दिख रहा है, ये भी हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। अब चलो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हड़बड़ाना मत भाई साहब, जरा गौर से सब्र के साथ में बताना। सर एक सिग्मा यहाँ बना, एक सिग्मा यहाँ बना, एक सिग्मा यहाँ बना, बताओ कितने सिग्मा? सर तीन सिग्मा। अबे अबे तो आपको ये फॉर्मूला दिया था, H बराबर सिग्मा को गिनो प्लस लोन पेयर को गिन लो। कर लो दुनिया मुट्ठी में, तीन सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तीन और एक चार, यानी H बराबर चार, चार मतलब sp3। बस करो सर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। चलो 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 ठीक है, रुकना नहीं अभी, तो तुमको बहुत परेशान करेंगे हम। जरा इसको जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ इसका कितने सिग्मा है सर? सर एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर। अरे वाह सर, आज तो करीना को आपने ऐसे कर दिया। क्या ये ऐसे सही रहेगी? ना 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 ना, इसके ऊपर तो एक माइनस आएगा। क्यों माइनस आ गया भाई साहब? इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? चार थे, लेकिन अभी तो मैं इसको जबरदस्ती पांच दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक लोन पेयर आपको दिख रहा होगा। यस सर, लोन पेयर तो दिखा। कितने सिग्मा आपको दिखे सर? तीन सिग्मा और एक लोन पेयर। बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर? sp3 हो जाएगा। आ रही क्या बात समझ में? अरे हलवा थोड़ी है, लेकिन हलवा बना देंगे। आ जाओ आ जाओ, समझो समझो। सर 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 एक और एग्जांपल जरा इसका बताना। तो ये भी एक एग्जांपल, इसको भी नोट कर लो। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ये लेकर के आया है,
जरा इसको भी तो सॉल्व करके दिखाओ, ये कौन करेगा? अरे सर हम करेंगे और कौन करेगा? ठीक है, अब बताओ इस बार। ये इसका हुलिया ही बिगड़ गया है। सर इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। वाह 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 वाह। सर ये तो ऐसे है, ये तो फ्री रेडिकल लगता है। यस 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 यस, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, CS3 डॉट है ये, CS3 डॉट, CS3 डॉट। अभी इसके बारे में तुम्हें पूरा पोस्टमार्टम करना बाकी है, ठीक है। CS3 डॉट, अरे सर कहाँ कहाँ लगाते हैं? ठीक है, इसके माथे पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। CS3 डॉट हो चुका है अभी। बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? अरे सर बहुत सिंपल सी बात है, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा। क्या लोन पेयर है? नहीं है, तो बस हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2। बस बड़ी सिंपल सी बात है, इसको भी जल्दी से फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें कर लेने के बाद से अब हम प्रिपेयर हो चुके हैं कि अब हम हाइब्रिड जीओसी के अंदर खतरनाक तौर से एंट्री मार सकते हैं। अब हमें हेडिंग करना होगा इलेक्ट्रॉनिक। ओहो, एक मिनट, जरा रुक जा। चलो यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब तक तो हमने केवल बेसिक बातें की हैं, असली मजा तो अब आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ, चलो डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को पहले पढ़ लेते हैं। क्या ही दिक्कत है, पढ़ना तो सब कुछ है यार, हमें बारी बारी से सब कुछ पूरे इसके तह तक जाना है, इसकी जड़ में आग जा करके लगाना है, आग लगाना है। नो 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 सर, ऐसा थोड़े ना होता है। अरे हमें भी पता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। अरे कुछ जगहों पर आपको यहाँ पर ऐसे इफेक्ट लिखा हुआ, इसको हटा करके यहाँ पर सिंपल इफेक्ट लिख देता है। क्या प्रॉब्लम है भाई? हमें इफेक्ट पढ़ना है। इफेक्ट कौन सा पढ़ना है भैया? डिस्प्लेसमेंट का पढ़ना है। कौन डिस्प्लेस हो रहा होगा? तो भाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा होगा। कहां पर डिस्प्लेस हो रहा होगा? तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डिस्प्लेस हो रहा होगा। अरे सर थोड़ा धीरे तो बोलो। यस यस यस, बोलते हैं। देखो हमने कहा इफेक्ट पढ़ना है। इफेक्ट मतलब कुछ तो यहाँ पर तगड़ा प्रभाव आने वाला है। कौन करेगा ये तगड़ा प्रभाव? तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से आएगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है सर? मतलब कुछ चीजें हैं जो इधर उधर होने वाली है, ठीक है। कौन होने वाला है ऐसा कुछ? भाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कहां पर होने वाले हैं? तो सर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होने वाले हैं। बस इतनी तो सिंपल सी बात है, बस इतनी ही है जीओसी हमारी। ऐसे थोड़ी ना होता है, आगे भी तो है, देखते जाओ क्या क्या होता है। देखो हम इसको जब पढ़ने चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा खेल आता है यहाँ पर। हम इसको बारी बारी से समझ लेंगे, ठीक है। इस खेल में सबसे धुरंधर खिलाड़ी आपको 2 हिस्से में बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहले खिलाड़ी का नाम समझो। पहला खिलाड़ी होता है यहाँ पर टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी हाँ इफेक्ट, हिंदी होती है इसकी अस्थाई प्रभाव, ठीक है। दूसरा होता है परमानेंट इफेक्ट। यानी अस्थाई प्रभाव। अब जरा समझना भाई, ये टेम्पररी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? अरे बस इतना ही थोड़ी ना भाई, अब इसके भी अंदर इनके भी 2 बेटे हैं, और दिखाते हैं, उनको भी मिलवाते हैं। तो थोड़ा कलर वगैरह तो चेंज कर लिया करो, क्या करे भाई, चाहते नहीं आपका टाइम वेस्ट हो बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर भी 2 आने वाले। कौन है वो प्यारे प्यारे? एक का नाम होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इसकी हिंदी भी यही होती है, इंडक्टोमेरिक प्रभाव, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें देखें परमानेंट इफेक्ट के अंदर, वैसे तो कहने सुनने के लिए इनके अंदर हमें 4 चीजें पढ़नी होती हैं।
कुछ जगहों पर इसका केवल 3 ही नाम आता है, ठीक है, वो भी सही है, आप भी सही रहोगे अपनी जगह पर। आओ आओ बताते हैं वो 4 हैं कौन कौन से। ठीक, बड़े सिंपल सिंपल सज्जन हैं वो लोग। एक आपको मिलेगा यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हिंदी, इसकी हिंदी होती है प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव? प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। दूसरा आपको यहां पर पढ़ना होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ भाई? अनुनाद। हमें ये भी पढ़ना है, समझना है सारी चीजें। आपको यहीं पर मिल जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। कुछ लोग रेजोनेंस को मेसोमेरिक बताते हैं, सही है, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा ही तो अंतर होता है, देख लेंगे हम। तो रेजोनेंस और यहां पर आ जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है भाई। फिर यहीं पर आपको मिलता है, अच्छा इसका हिंदी क्या होता है? वही 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 अनुनादी प्रभाव। बताया तो अभी आपको कि ये रेजोनेंस से मिलता जुलता है ना, इसलिए इसका नाम हम दे देते हैं अनुनादी प्रभाव। और एक कौन सा आता है भाई यहां पर? अगला आपको मिल जाएगा यहां पर इंडक्टिव रेजोनेंस एंड देयर आफ्टर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, अब जरा समझना, हाइपर कंजुगेशन की हिंदी क्या होती है? अति संयुग्मन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर आपको टेम्पररी इफेक्ट पढ़ना है, आपको परमानेंट इफेक्ट पढ़ना है। टेम्पररी इफेक्ट के अंदर इंडक्टोमेरिक है और इलेक्ट्रोमेरिक है। परमानेंट के अंदर इंडक्टिव है, रेजोनेंस है, मेसोमेरिक है एंड हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है। ये सभी इफेक्ट हमें बारी बारी से पढ़ने हैं। और पता है जब आप ये सब कुछ पढ़ के तैयार हो जाओगे, यकीन मानो उस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तहलका तो आप मचाओगे ही मचाओगे, ठीक है। काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका बारी बारी से इंडक्टिव इफेक्ट को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, टेम्पररी को भी पढ़ लेंगे, टेम्पररी के बाद से परमानेंट के अंदर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी बातें हमसे हो चुकी होंगी, बट इस वीडियो के अंदर मैं यहीं पर रोकता हूं क्योंकि लेंथ इसका काफी बढ़ चुका है वीडियो का मेरे ख्याल से। ओके, थैंक यू।